ओल्ड एनसीईआरटी से रूस की क्रांति यानी कि रशियन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अलावा कई एग्जामिनेशन में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। आप इरीना बघेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रांति से पहले रूस की परिस्थितियाँ 19वीं सदी में लगभग पूरे यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हुए। इसमें से अधिकांश देश फ्रांस की तरह गणराज्य थे या इंग्लैंड की तरह संवैधानिक राजतंत्र। पुराने सामंती अभिजातों के शासन की जगह नए मध्य वर्ग ने शासन की डोर संभाल ली थी, परंतु रूस जार के शासन में अभी भी अपनी पुरानी दुनिया में जी रहा था। रूसी सम्राटों को जार कहा जाता था। 1861 में भूदास प्रथा का उन्मूलन हो चुका था, मगर इससे किसानों की दशा नहीं सुधरी। उनकी जोतें अभी भी बहुत छोटी छोटी थीं और उनको विकसित करने की पूंजी भी किसानों के पास नहीं थी। उन्हें छोटी छोटी जोतें पाने के लिए भी अनेक दशकों तक मुक्ति कर के रूप में बड़ी बड़ी रकमें देनी पड़ी। किसानों की जमीन की भूख रूसी समाज का एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य था। रूस में औद्योगिकरण का आरंभ बहुत देर से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, फिर भी इसकी गति अच्छी खासी तेज रही, मगर निवेश के लिए आधी से अधिक पूंजी विदेशों से आई। विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी आसानी से मुनाफा बटोरने में थी और मजदूरों की दशा सुधारने की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। अपर्याप्त पूंजी होने के कारण रूसी पूंजीपति मजदूरों की मजदूरियां घटाकर विदेशी निवेशकों से मुकाबला करने का प्रयास करते थे। कारखाने चाहे विदेशियों की हो या रूसियों के, काम की परिस्थिति भयानक थी। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे और न ही मामूली सुधार भी लागू करवाने के साधन उनके पास थे। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों को छोड़कर कुछ भी नहीं है, उनको शब्दशः सही लगते थे। जारों की रूसी राजसत्ता आधुनिक युग की आवश्यकताओं से एकदम मेल नहीं खाती थी। जिस जार निकोलस द्वितीय के शासन में क्रांति हुई, वह स्वयं भी राजाओं के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था। निरंकुश राजतंत्र की रक्षा को वह अपना परम कर्तव्य मानता था। जार के समर्थक केवल कुलीन वर्ग और पुरोहितों के ऊपरी दर्जे थे। विशाल रूसी साम्राज्य की जनसंख्या का शेष भाग उनका विरोधी था। जारों ने नौकरशाही का जो ढांचा खड़ा किया था, उसमें सारे अधिकार ऊपर के लोगों के हाथों में थे। वह नौकरशाही लचकीली और कुशल न थी और इसके सदस्य किसी योग्यता के बल पर नहीं बल्कि विशेषाधिकार प्राप्त वेगों से चुने जाते थे। यूरोप और एशिया की विभिन्न जातियों को पराजित करके रूसी जारों ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इन जीते हुए क्षेत्रों में उन्होंने रूसी भाषा लादी तथा इन क्षेत्रों की जनता की संस्कृतियों का महत्व कम करने की कोशिश की। रूस के साम्राज्यवादी प्रसार ने उनके टकरावों में भी उलझाया और फलस्वरूप होने वाले युद्धों के रूसी राजसत्ता के खोखलेपन को और उजागर किया। रूस में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास 19वीं सदी से पहले रूस में अनेक किसान विद्रोह हुए, मगर वे सभी कुचल दिए गए। पश्चिमी यूरोप में हो रहे विकासों ने अनेक रूसी विचारक प्रभावित थे और वे रूस में भी वैसे ही परिवर्तन होते देखना चाहते थे। उनके प्रयासों ने भूदास प्रथा के उन्मूलन में बहुत सहायता की, मगर यह विजय खोखली ही सिद्ध हुई। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकार की दिशा में क्रमिक परिवर्तनों की आशाएं जल्द ही टूटकर बिखर गईं और लगता था कि क्रमिक सुधार के सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। रूस में जो परिस्थितियां थीं उनमें एक संयंत्र लोकतंत्रवादी था। सुधारक का भी क्रांतिकारी बनना अपरिहार्य था। 19वीं सदी के आखिरी चौथाई में एक आंदोलन चला जिसका नारा था जनता के बीच जाओ। इस आंदोलन के दौरान बुद्धिजीवी किसानों के बीच अपने विचारों को प्रचार करने लगे। औद्योगिकरण के आरंभ के बाद जब मजदूरों के संगठन बने तो उन पर समाजवादी विचारों का प्रभाव था। 1883 में मार्क्स के अनुयायी ज्याजी प्लेखनोव ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। यह पार्टी 1898 में दूसरे अनेक समाजवादी ग्रुपों से मिलकर रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी बन गई, मगर संगठन और नीतियों के सवालों पर जल्द ही यह पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। जो भाग अल्पमत में था, इसको मेशेविक कहा जाता है, वह इस प्रकार की पार्टी के पक्ष में था जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में थी और जो अपने अपने देशों के संसदों के चुनावों में भाग लेती थी। मगर बहुमत वाला भाग जो बोल्शेविक कहलाता था, इस मत का समर्थक था कि एक ऐसे देश में जहां कोई लोकतांत्रिक अधिकार न हो और जहां कोई संसद न हो,
संसदीय सिद्धांतों पर आधारित कोई पार्टी कोई परिवर्तन ला सकने में समर्थ नहीं होगी। वे ऐसे लोगों की पार्टी चाहते थे जो पार्टी के अनुशासन से बचकर क्रांति के लिए काम करें। बोल्शेविक के नेता व्लादिमीर इलिच उल्पानोव थे, जिन्हें आमतौर पर लेनिन के नाम से जाना जाता था। उन्हें मार्क्स और एंगल्स के बाद समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में गिना जाता है। क्रांति के एक साधन के रूप में बोल्शेविक पार्टी गठित करने के काम में उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनका नाम 1917 की रूसी क्रांति से एकाकार हो चुका है। प्लोवेनक और लेनिन समेत सभी रूसी समाजवादियों की दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पटल में एक प्रमुख भूमिका रही। मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टियां, जो कि औद्योगिक मजदूरों और राजनीतिक पार्टियां थीं, के अलावा एक समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी भी थी जो किसानों की मांगें उठाती थीं। इसके अलावा रूसी साम्राज्य की गैर रूसी जातियों की पार्टियां थीं जो औपनिवेशिक दमन से अपने अपने क्षेत्रों की मुक्ति के लिए प्रयासरत थीं। 1905 में जब एक क्रांति फूटी तब रूस में क्रांतिकारी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1905 में और 4 में रूस और जापान के बीच एक युद्ध में रूसी फौजों को मुँह की खानी पड़ी थी। रूस के क्रांतिकारी आंदोलन को इससे और भी बल मिला। 9 जनवरी 1905 को जब मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जुलूस में जार को एक प्रार्थना पत्र देने उसके सेंट पीटर्सबर्ग स्थित शिविर जा रहे थे, तब उन पर गोलियां बरसाई गईं। 1000 से अधिक मजदूर मारे गए और हजारों घायल हुए। इस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। इस नरसंहार की खबर फैलने पर पूरे रूस में अभूतपूर्व उथल पुथल आरंभ हो गई। सेना और नौसेना के कुछ भागों ने भी विद्रोह कर दिया। जंगी जहाज पोतिंगिन के नाविक भी क्रांतिकारियों से आ मिले। इस क्रांति के दौरान संगठन का एक नया रूप उभरा जो 1917 की क्रांति में निर्णायक महत्व वाला सिद्ध हुआ। इस संगठन को सोवियत अर्थात मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद कहा जाता है। ये आरंभ में हड़ताल चलाने वाली कमेटियां थीं जो आगे चलकर राजनीतिक सत्ता के साधन बन गईं। किसानों की सोवियतें भी बनी। अक्टूबर में जार को झुकना पड़ा। उसने अपना एक घोषणा पत्र सामने रखा जिसमें भाषण, प्रेस और संगठन की स्वतंत्रता दी गई तथा दुयोमा नामक एक निर्वाचित संस्था को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जार के इस घोषणा पत्र में ऐसे सिद्धांत शामिल थे जो रूस को भी इंग्लैंड की तरह एक संवैधानिक राजतंत्र बना सकते थे, मगर जार जल्द ही वादों से मुकरकर अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। अब क्रमिक सुधारों की और आशा न रही। 1905 की रूसी क्रांति 1917 में होने वाली क्रांति का पूर्वाभ्यास सिद्ध हुई। इससे जनता को जागरूक बनाकर क्रांति के लिए तैयार किया गया। इसके कारण फौजी तथा गैर रूसी जातियों के लोग रूसी क्रांतिकारियों के घनिष्ठ संपर्क में आए। कुस्तुनतुनिया तथा दार्दानेल्स जल डमरू पर कब्जा करने की अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षा को पूरी करने के लिए जार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। यह उसके लिए घातक सिद्ध हुआ और रूसी निरंकुश तंत्र का अंत इसके कारण हो गया। जार की राजसत्ता कोई आधुनिक युद्ध चला सकने में असमर्थ थी। राज परिवार के नैतिक पतन ने हालत को और बिगाड़ दिया। निकोलस द्वितीय पूरी तरह अपनी पत्नी के दबाव में था, जो स्वयं एक ढोंगी साधु राजपुतिन के कहने पर चलती थी। एक तरह से सरकार यही व्यक्ति चलाता था। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार ने जनता को घोर कष्ट दिए। भोजन की कमी पड़ गई। रूसी सेना की बुरी तरह हार हुई। मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की दशा पर सरकार का एकदम ध्यान न था। फरवरी 1917 तक युद्ध में 6 लाख सैनिक मारे जा चुके थे। पूरे साम्राज्य में और सेना ने भी असंतोष फैल रहा था। क्रांति के लिए स्थिति परिपक्व थी। एक सफल क्रांति के बुनियादी नियम सामने रखते हुए लेनिन ने इसकी 2 शर्तें बतलाई थीं। जनता पूरी तरह समझे कि क्रांति आवश्यक है और उसके लिए बलिदान देने को तैयार हो, और दूसरे, मौजूदा सरकार संकट से ग्रस्त हो ताकि उसे बलपूर्वक हटा सकना संभव हो। 1917 में रूस में ऐसी स्थिति निश्चित ही आ चुकी थी। क्रांति का आरंभ। छोटी छोटी घटनाएं अक्सर ही क्रांति भड़का देती हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत के लिए ऐसी एक छोटी सी घटना थी रोटी खरीदने के प्रयास कर रही मजदूर औरतों का एक प्रदर्शन। फिर मजदूरों की एक आम हड़ताल हुई जिसमें सैनिक और अन्य लोग शामिल हो गए। 12 मार्च 1917 को राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में, बाद में इसका नाम पेट्रोग्राद पड़ा और आजकल इसका नाम लेनिनग्राद है, क्रांतिकारियों के हाथ में आ गई। क्रांतिकारियों ने जल्द ही मॉस्को पर भी कब्जा कर लिया। जार शासन छोड़कर भाग गया और 15 मार्च को पहली अस्थायी सरकार बनी। जार के प्रति रूसी जनता ने निरादर भाव को अभिव्यक्त करते हुए इसके पतन पर प्रसिद्ध कवि मायाकोव्स्की ने लिखा है,
दांतों से चबाए हुए चुरट के सिरे की तरह हमने उनके राजवंश को धूल थूक कर फेंक दिया। जार के पतन की इस घटना को फरवरी की क्रांति कहा जाता है क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 27 फरवरी 1917 को घटित हुई थी, मगर जार का पतन क्रांति का आरंभ मात्र था। जनता की सबसे महत्वपूर्ण मांगें 4 थीं: शांति, जमीन की मलिकत जोतने वालों को, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा। अस्थायी सरकार ने, जिसका प्रधान केरेंस्की नामक एक व्यक्ति था, इसमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया और जनता का समर्थन खो बैठा। लेकिन जो फरवरी की क्रांति के समय स्विट्जरलैंड के निर्वासन का जीवन बिता रहे थे, अप्रैल में रूस लौट आए और उनके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करने, किसानों को जमीन देने और तथा सारे अधिकार सोवियतों को देने की स्पष्ट नीतियां सामने रखी। गैर रूसी जातियों के सवाल पर केवल बोल्शेविक पार्टी ही ऐसी थी जिसके पास एक स्पष्ट नीति थी। लेनिन ने भी कभी रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा था और यह घोषणा की थी कि सभी गैर रूसी जनगणों को समान अधिकार दिए जाएं। उन्होंने रूसी साम्राज्य के जनगणों समेत सभी जनगणों के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की। केरेंस्की सरकार की अलोकप्रियता के कारण 7 नवंबर 1917 को उसका पतन आरंभ हो गया था, जबकि मुख्यालय विंटर पैलेस पर नाविकों के एक दल ने कब्जा कर लिया। 1905 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लियोन त्रोत्स्की मई 1917 में रूस लौट आए। पेट्रोग्राद सोवियत के प्रमुख के रूप में नवंबर के विद्रोह के बाद वह एक प्रमुख नेता थे। उसी दिन सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस की बैठक हुई और उसने राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली। 7 नवंबर को होने वाली इस घटना को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है क्योंकि उस दिन पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारीख थी। दूसरे दिन सोवियतों की कांग्रेस ने सभी जनगणों और युद्धरत राष्ट्रों के नाम एक घोषणा जारी की कि वे कब्जों और हर्जानों की मांग किए बिना एक न्यायपूर्ण शांति के लिए वार्ता चलाएं। फिर रूस युद्ध से अलग हो गया। हालांकि जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कुछ समय बाद हुआ और शांति की कीमत के रूप में जर्मनी द्वारा मांगे गए उसके इलाके उसे सौंपने पड़े। जमीन संबंधी घोषणा के बाद भूस्वामी, चर्च और जार की जागीरें जब्त करके किसानों की समितियों के हवाले कर दी गई कि वे इस जमीन को बिना मजदूरी रखे अपनी मेहनत से जोतने वाले किसान परिवारों के बीच आवंटित करें। उद्योग का नियंत्रण मजदूरों की शॉप कमेटियों के हवाले कर दिया गया। 1918 के मध्य तक बैंक और बीमा कंपनी, बड़े उद्योग, खदान, जल यातायात और रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। विदेशी कर्जे रद्द कर दिए गए और विदेशी पूंजी जब्त कर ली गई। जनगण के अधिकार संबंधी एक घोषणा जारी करके सभी जातियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया गया। लेनिन के नेतृत्व में जन कमिश्नर परिषद नाम से एक नई सरकार का गठन किया गया। नई सरकार ने इन्हीं आरंभिक कार्यों से समाजवाद का युग आरंभ हुआ। अक्टूबर की क्रांति लगभग पूरी तरह शांतिपूर्ण थी। क्रांति के दिन पेट्रोग्राद में 2 व्यक्ति मारे गए, मगर यह नया राज्य जल्द ही गृह युद्ध में फंस गया। सत्यच्युत जार की सेना के कुछ अधिकारियों ने सोवियत राजसत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, अमेरिका और अन्य देशों की सेनाएं भी उनके पक्ष में आ गईं। यह युद्ध 1920 तक चला। इस समय तक नए राज्य की लाल सेना, रेड आर्मी, जार के पुराने साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। यह लाल सेना पूरी तरह साधनहीन थी और इसमें अधिकांशतः मजदूर और किसान थे। फिर भी उसने अपने से बेहतर साधनों से लैस और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त सेनाओं पर विजय पाई। जिस तरह अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों में नागरिकों की सेनाओं ने विजय प्राप्त की थी, समाजवादी क्रांति विश्व के पैमाने पर नहीं घट सकी जिसकी रूसी क्रांतिकारी आशा कर रहे थे, पर यह पुराने रूसी साम्राज्य में सफल हुई थी। रूस अब एक नए समाज के निर्माण के कार्यक्रम में लग गया। अब हम देखते हैं रूसी क्रांति के परिणाम। निरंकुश तंत्र का पतन और अभिजात वर्ग तथा चर्च की शक्ति का विनाश रूसी क्रांति की आरंभिक उपलब्धियां थीं। दुनिया के पहले समाजवादी समाज का निर्माण इनकी दूसरी उपलब्धि थी। जार के साम्राज्य की जगह अब सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ USSR नाम का एक नई राज्य सत्ता ने ले ली। यह नए राज्य की नीतियों का लक्ष्य था हरेक से उसकी क्षमता के अनुसार, हरेक को उसके काम के अनुसार पुराने समाजवादी आदर्श को साकार करना।
उत्पादन में निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई तथा उत्पादन की प्रणाली को निजी मुनाफे के लिए चलाना समाप्त हो गया। चालक शक्ति का उन्मूलन हो गया। नई सरकार के सामने जो पहला कार्य था वह था प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। इसके लिए आर्थिक योजना नाम की एक नई कार्यविधि अपनाई गई। 19वीं सदी में यूरोप का औद्योगिक विकास पूंजीपतियों की व्यक्तिगत पहलकदमी का परिणाम था। सोवियत संघ ने औद्योगिकरण का काम राज्य के पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा अपने हाथ में ले लिया। इन योजनाओं में अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों को आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया गया और इसके साथ ही उसके उद्देश्य अर्थात सामाजिक और आर्थिक समानता को बराबर ध्यान में रखा गया। सोवियत संघ में हुए विकास के अभूतपूर्व दर ने प्रगति के साधन के रूप में योजनाबद्ध विकास की प्रभावशाली भूमिका को सिद्ध किया। क्रांति के फलस्वरूप सोवियत संघ में एक नए प्रकार की सामाजिक और आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ। निजी संपत्ति और मुनाफा के उद्देश्य के उन्मूलन के कारण परस्पर विपरीत हितों वाले वर्ग समाप्त हो गए। समाज की स्पष्ट नजर आने असमानताएं असमानताएं समाप्त हो गईं। काम हर व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग बन गया क्योंकि बिना कमाए खाने का कोई उपाय नहीं रहा। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज और राज्य की जिम्मेदारी हो गई और रोजगार का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन गया। सामाजिक आर्थिक असमानताओं की समाप्ति के साथ साथ शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी विकास हुए। पूरी जनता को शिक्षा मिलने से आर्थिक विकास में सहायता मिली। इस शिक्षा का उद्देश्य अंधविश्वासों को समाप्त करना तथा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना था। विज्ञान और कलाओं के विकास में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। जार के पुराने साम्राज्य की गैर रूसी जातियों के लिए क्रांति के परिणामों का विशेष महत्व था। ये सभी क्षेत्र दमन के शिकार थे। क्रांति के बाद वे गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ के अंग बन गए। सोवियत संघ में शामिल सभी जातियों की समानता को पहले 1923 तथा बाद में 1935 के संविधानों में एक कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। सोवियत संघ के विधानमंडल के 2 सदनों में से एक में सभी जातियों के समान प्रतिनिधित्व की जमानत दी गई। इन जातियों द्वारा निर्मित गणतंत्रों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई जिससे उनकी भाषाओं और संस्कृतियों के विकास में तेजी आई। यूरोपीय रूस की तुलना में ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे थे, परंतु योजनाबद्ध आर्थिक विकास तथा शिक्षा प्रसार के कारण उनका भी आधुनिकीकरण होने लगा। औपनिवेशिक दासता से आधुनिकीकरण की ओर इन क्षेत्रों का संक्रमण रूसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। सोवियत संघ के सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ बहुत गंभीर असफलताएं भी जुड़ी हैं। इसमें से कुछ के बहुत गंभीर परिणाम हुए। क्रांति के कुछ ही वर्षों के अंदर सारी शक्ति एक ही व्यक्ति जोसेफ स्टालिन के हाथों में केंद्रित हो गई। शासक पार्टी ही वह अकेली पार्टी थी जिसे अस्तित्व में रहने का अधिकार था और उसके अंदर भी विचार विमर्श और वाद विवाद समाप्त हो गया। नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती हुई। सरकार की कुछ नीतियों के कारण जनता खासकर किसानों को घोर दुखों का सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे रूसी क्रांति के अंतर्राष्ट्रीय परिणाम। रूसी क्रांति का प्रभाव विश्वव्यापी था। फ्रांसीसी क्रांति के मनुष्य तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में शामिल सिद्धांतों की तरह मार्क्स के विचार भी व्यापक पैमाने पर विश्व भर में लागू करने के लिए प्रसारित हुए थे। दूसरे देशों में भी वैसे ही क्रांतियों के संगठन के लिए समाजवादी आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय आधार का गठन किया गया। पहली सफल समाजवादी क्रांति होने के कारण भविष्य पर रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ना लाजमी था। पूरी दुनिया के लिए एक बिल्कुल नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आरंभ का प्रभाव अनुभव करना निश्चित था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जिसका गठन पहली और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय की तर्ज पर किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतियों को प्रोत्साहन देने का साधन था। पहले विश्व युद्ध के समय समाजवादी आंदोलन में पड़ी फूट की चर्चा पहले की जा चुकी है। सोवियत पार्टियों के वामपंथी धड़ों ने अब अपने को कम्युनिस्ट पार्टियों के रूप में ढाल दिया। दुनिया के अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थापना हुई जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबद्ध थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एक ऐसा मंच बन गया जहां नीतियों पर विचार विमर्श होते थे और पूरी दुनिया में लागू करने के लिए साझी नीतियां तय होती थीं। 1943 में कम्युनिस्टों को समाप्त कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध के बाद समाजवादी आंदोलन मोटे तौर पर 2 भागों सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों में बंट गया। समाजवाद लाने की विधियों बल्कि समाजवाद की परिभाषा को लेकर भी उनके बीच अनेक मतभेद थे। इन मतभेदों के बावजूद अपने उदय के कुछ ही दशकों के अंदर समाजवाद सबसे अधिक स्वीकृत विचारधाराओं में से एक बन गया।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजवादी आंदोलन के प्रभाव का फैलना कुछ सीमा तक रूसी क्रांति का परिणाम है। समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता तथा सोवियत संघ में समाजवाद की सफलता के कारण लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने में सहायता मिली। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश भी यह महसूस करने लगे कि लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र बनाने के लिए राजनीतिक समानता ही काफ़ी है और सामाजिक मामलों को पूंजीपतियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जनता की इस दशा को सुधारने के लिए राज्य द्वारा संचालित आर्थिक योजना का भी विचार स्वीकार किया गया। वह जो काम नहीं करता खाएगा भी नहीं। बाइबिल का यह विचार, जिसे समाजवादी आंदोलन और रूसी क्रांति ने पुनर्जीवित किया, बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया और इससे श्रम को एक नई गरिमा मिली। समाजवाद की लोकप्रियता ने नस्ल, रंग और लिंग संबंधी भेदभावों को कम करने में भी सहायता की। समाजवादी विचारों के प्रसार ने अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। कम से कम सिद्धांत के स्तर पर ही सही, सभी राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि दूसरे राष्ट्रों के साथ उनके संबंध मात्र स्वार्थ पर आधारित नहीं होने चाहिए। अनेक समस्याओं को अब तक राष्ट्रीय समस्याएं माना जाता था, अब उन्हें पूरी दुनिया की चिंता का विषय समझा जाने लगा। सार्वभौमिकता तथा अंतर्राष्ट्रवाद, जो आरंभ से ही समाजवादी विचारधारा के मूल सिद्धांत रहे हैं, पूरी तरह साम्राज्यवाद के विरोधी थे। रूसी क्रांति ने साम्राज्यवाद के विनाश की प्रक्रिया को तेज किया। मार्क्स के अनुसार किसी दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाने वाला राष्ट्र स्वयं कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उपनिवेशवादों पर अधिकार रखने वाले देशों में समाजवाद पर आधारित राजनीतिक आंदोलनों के चलने से उपनिवेशों की जनता ने अपने को स्वतंत्रता आंदोलन में तथा समाजवाद के संघर्ष में सहायता मिली। पूरी दुनिया में समाजवादियों ने साम्राज्यवाद के विनाश के लिए अभियान चलाए हैं। नए सोवियत संघ को राष्ट्रीय स्वतंत्रता करने के लिए संघर्ष कर रही औपनिवेशिक जनता का मित्र समझना जाने लगा। क्रांति के बाद रूस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जिसके विदेशी शासन से सभी राष्ट्रों की स्वाधीनता के उद्देश्य का खुलकर समर्थन किया। क्रांति के फौरन बाद सोवियत संघ ने उन असमान संधियों को रद्द कर दिया जो जार ने चीन पर लाद रखी थी। चीन के एकीकरण के संघर्ष में उसने सुन यात सेन की तरह तरह से मदद की। रूसी क्रांति ने स्वाधीनता के आंदोलनों को भी प्रभावित किया और इस प्रभाव के कारण इन आंदोलनों ने अपने लक्ष्य को और व्यापक बनाकर उसमें योजनाबद्ध आर्थिक विकास के द्वारा सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का सिद्धांत भी शामिल कर लिया। अपनी आत्मकथा में रूसी क्रांति के बारे में लिखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि इसने मुझे राजनीति के बारे में अधिक सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए बाध्य किया।